जिस दिन आप समाज की बात करोगे उसके बाद ही इस उत्तर भारतीय समाज का उत्थान होगा, अन्यथा नहीं। हम सिर्फ झंडे लेते घूमते रहेंगे और बड़ी बड़ी सभा में कुर्सियां बिछाने का ही काम करें, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और मुझे एक मन में हमेशा सवाल चलता रहता है कि कभी महाराष्ट्र कभी गुजरात, कब तक चलेगा ये बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है और दुखद है हमारे उत्तर भारतीयों के लिए। अभी हमने देखा जम्मू कश्मीर में चेहरा देखकर उत्तर भारतीय मजदूरों को मारा जा रहा है, गोली मारी जा रही है। हिंदू उत्तर भारतीय है, उसे गोली मार दो। महाराष्ट्र में देखा, तमिलनाडु में देखा, यहाँ तक कि गुजरात की अस्मिता के रूप में जाने वाले गुजरात की भूमि पर, जो एक भाईचारे की भूमि थी, सरदार पटेल की भूमि थी, वहाँ पर भी 2018 में ये कांड हुआ। तो ये चीज़ बहुत दुखद है और ये कब तक चलेगी इसका कहना, तो मैं हमेशा सरकार से मांग करता आया हूं कि एक श्रमिक आयोग की रचना होनी चाहिए जिसमें इन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए साथ साथ में अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना घट जाती है तो उसके लिए इनका भविष्य का एक सुरक्षा निश्चित होनी चाहिए। और मैंने सुना कि आपको भी उस समय कोरोना हो गया था। जी, कौन बचा, हर किसी को हुआ जी। उसके बाद भी कोरोना ठीक होने के बाद भी फिर आपने आगे आकर और लोगों को मदद, जिनके आशीर्वाद से बचे उनके आशीर्वाद उनकी सेवा में फिर से लग गए। तो समाज में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पिता नहीं है, तो पैसा ना होने के, पिता ना होने से पैसे का अभाव है, पैसा ना होने से उसमें शिक्षा का अभाव होगा। तो पैसे के अभाव से शिक्षा से वंचित न रह जाए, इस उद्देश्य से हम ऐसे अनाथ बच्चों को दत्तक लेते हैं। अनाथ बच्चों को दत्तक लेते उनको पढ़ाते हैं, उनकी फीस बढ़ते हैं, स्कूल की ड्रेस देते हैं, इस प्रकार की सेवा करते हैं। साथ साथ में ऐसी विधवा बहनें जिनके पति नहीं है तो उनको जीवन गुजरान करने में बहुत तकलीफें होती हैं, बहुत जगह उनको शोषण का शिकार बनना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी हमने एक आर्थिक स्वर्गीय कमला देवी आर्थिक सहाय योजना शुरू की। उसके अंतर्गत हमको 50,000 से लेकर 5 लाख तक की लोन देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि संगठनों की रचना के पीछे 2 उद्देश्य अक्सर आपने पाए गए हैं, या तो राजनीतिक या आर्थिक लाभ। एकमात्र हमारा संगठन ऐसा है, मैं छाती ठोक के कहता हूं कि किसी भी प्रकार की नाणा की आर्थिक उधरानी हम लोग समाज से नहीं करते हैं। प्रदेश सदस्य महेशी कुशवाहा के विशेष सहयोग से उन्होंने 2000 गज जमीन दान दी है और साथ साथ में उन्होंने ये कहा कि भाई हम यहाँ पर एक अच्छा सा हिंदी भाषी भवन निर्माण करें। तो ये जब ये सब निर्माण होगा, जब समाज के गरीब लोगों को सेवा मिलेगी, तो सारे गुजरात में रहने वाले लोग एकजुट होंगे और होंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिलीप सिंह और आप सबका स्वागत है दिलीप सिंह शो में। आज हमारे साथ में है श्री श्याम सिंह ठाकुर जी। ये एक संगठन चलाते हैं और आज इनसे हम जानेंगे इनके इनसाइट्सफुल ये क्या है और ये जो संगठन चलाते हैं वो किस पर्पज़ से चलाते हैं, किस तरह के सेवा देते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। सर, आपके बारे में थोड़ा बताइए, आप कौन हैं? मेरा नाम श्याम सिंह ठाकुर है। उत्तर भारतीय विकास परिषद हिंदी भाषी राष्ट्रीय संगठन है, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। अच्छा सर, ये जो आपने बताया उत्तर भारतीय विकास परिषद, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह से आप लोग काम करते हैं, किस तरह की सेवा आप देते हैं। उत्तर भारतीय विकास परिषद गुजरात में निवास करने वाले उत्तर भारत के राज्य, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जो भी उत्तर भारत में आते हैं, उनके जो लोग गुजरात में निवास करते हैं, हम उनके सर्वांगीण विकास के लिए, उनकी एकता के लिए काम करते हैं। इस संगठन की रचना आज से 6 साल पहले 2017 में हुई थी कि जब हमने सोचा कि गुजरात में जो भी हमारे हिंदी भाषी उत्तर भारतीय हैं, क्यों ना हम उनके विकास के लिए काम करें। और आज सफलतापूर्वक आज 80,000 से ज़्यादा परिवार को हम इस संगठन में जोड़ चुके हैं। हमारा लोगों का उद्देश्य ये होता है कि जहाँ जहाँ उत्तर भारत के लोग रहते हैं, जहाँ जहाँ हिंदी भाषी लोग रहते हैं, किसी भी प्रकार की अगर उनको कोई तकलीफ है, कष्ट है, समस्या है, तो हम उनकी कष्ट और तकलीफ को दूर कर सकें, हम उनको कंधे से कंधा मिला सकें। इस उद्देश्य से संगठन का निर्माण किया गया और उसी उद्देश्य से हम आज आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपने बताया जैसे कि 80,000 परिवार जुड़ चुका है, ये जो आप डेटा बता रहे हो पूरा इंडिया का बता रहे हैं या गुजरात का बता रहे? ये जो 80,000 से ज़्यादा परिवार का जो डेटा है, ये मात्र और मात्र गुजरात का है। गुजरात में 80,000 परिवारों को हमने फॉर्म भर के विधिवत जोड़ा है और ये गुजरात के अलग अलग जिलाओं में हमारे संगठन काम कर रहा है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कि खाली गुजरात में ही 80,000 लोग जुड़े हुए हैं। परिवार, वो भी परिवार, इंडिविजुअल नहीं, परिवार है। ये बहुत ही अच्छी बात है। सर, मैंने आपके फेसबुक पेज देखा, वहाँ पे देखा कि 2018 में गुजरात से भैया भागो आंदोलन चल रहा था गुजरात में। उस समय बहुत सारे जो यूपी बिहार या वहाँ के जो लोग थे उनको मार कर भगाया जाता था, मारा जाता था, या जो भी उनको प्रताड़ित किया जाता था कि आप लोग गुजरात छोड़ के जाओ।
उस समय मैंने देखा बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस और मीडिया के न्यूज़ में भी देखा आपका वीडियोस कि वहाँ पे आप आए, वहाँ पे मतलब लोगों से अपील किया, घबराए नहीं, हम आपके साथ में हैं। और आप उस समय लोगों को रहने के लिए जगह दिए, खाने के लिए खाना दिया और सरकार से बात करके आपने इस जो भी मामला था उसको शांत किया। मैं देखता हूँ सर, मैं भी एक उत्तर भारतीय हूँ और मुझे एक मन में हमेशा सवाल चलता रहता है कि कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात, कब तक चलेगा ये बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है और दुखद है हमारे उत्तर भारतीयों के लिए। अभी हमने देखा जम्मू कश्मीर में आज चेहरा देखकर उत्तर भारतीय मजदूरों को मारा जा रहा है, गोली मारी जा रही है। हिंदू उत्तर भारतीय है, उसे गोली मार दो। महाराष्ट्र में देखा, तमिलनाडु में देखा, यहाँ तक कि गुजरात की अस्मिता के रूप में जाने वाले गुजरात की भूमि पर जो एक भाईचारे की भूमि थी, सरदार पटेल की भूमि थी, वहाँ पर भी 2018 में ये कांड हुआ। तो ये चीज़ बहुत दुखद है और ये कब तक चलेगी इसका कहना बहुत ही मुश्किल इसलिए है कि जब तक हम हिंदी भाषी आयोग या परप्रांतीय श्रमिक आयोग का जब तक पूरे भारत में निर्माण नहीं होगा तब तक ये चलता रहा। आज पूरे भारत में उत्तर भारतीय कहाँ है? उत्तर भारतीय मात्र गुजरात में, अहमदाबाद या सूरत में नहीं है। आज उत्तर भारत के राज्य, मुख्य राज्य में जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश है, ये गरीब राज्य है। यहाँ के लोग अपने घर का गुजरान करने के लिए, अपने परिवार का गुजरान करने के लिए भारत के कोने कोने में जाते हैं और ये जो परिस्थिति है पूरे भारत में उनके साथ होती है। क्यों होती है? इसीलिए क्योंकि किसी भी प्रकार का परप्रांतीय आंदोलन या श्रमिक आयोग की रचना नहीं हुई है। तो मैं हमेशा सरकार से मांग करता आया हूं कि एक श्रमिक आयोग की रचना होनी चाहिए जिसमें इन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए साथ साथ में अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना घट जाती है तो उसके लिए इनका भविष्य का एक सुरक्षा निश्चित होनी चाहिए। तो जो नीति आयोग की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ सरकार ने अभी कुछ जवाब दिया है कि ऐसे कुछ संगठन जो आयोग है उसकी रचना होने वाली है? अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है और इस मांग को हम लोग आने वाले समय में भी आगे बढ़ाने वाले हैं। जी। और मैंने सुना है और देखा भी कि कोरोना के टाइम पे जब किसी के पास नौकरी नहीं थी, खाने के लिए कुछ पैसा नहीं था, अनाज नहीं था, और उस समय लोग गुजरात से, अहमदाबाद से लोग पैदल चलकर अपने यूपी, बिहार या अन्य राज्य में जा रहे थे। उस समय जब सब लोग अपने परिवार के साथ में अपने घर पे थे, सुरक्षित थे, उस समय आप और आपका संगठन के जो लोग हैं वो आगे आए और लोगों को मतलब खाने की मतलब आपने व्यवस्था की। सुबह, दोपहर, शाम को आप खाना भी देते थे। कई लोगों को ऐसा था गांव जाना था, वो नहीं रह सकते थे, तो उनके लिए आपने उनके घर से बस से लाए, प्लस उनको सरकार से बात करके ट्रेन चलवाई, स्पेशल ट्रेन चलवाई, जिससे कि लोग मजदूर जो लोग थे या जो भी लोग थे यूपी, बिहार या हिंदी भाषी अन्य राज्य के लोग थे, उनको आपने उनके घर तक पहुंचाया। तो आपको सब लोग, बहुत सारे संगठन काम करती है, लेकिन आप भी क्यों आपने आगे बढ़ के इतनी बड़ी अपनी जान को, मैं बोल सकता हूँ अपनी जान को दाव पे लगा कर आपने ऐसा काम किया, ऐसा क्यों? उसका कारण है, जब आपने शुरुआत में कहा कि कोरोना के समय में सभी लोग अपने परिवार के साथ में थे, सुरक्षित थे। जो लोग अपने परिवार को, एक लिमिटेड परिवार को परिवार समझते थे, वो उनके साथ में थे। यहाँ सारा समाज, सारा मानव जाति वो मेरा परिवार था। इसीलिए हम लोग इस कोरोना के बीच में भी लोगों के बीच में थे, प्रजा के बीच में थे। किसी भी प्रकार का उस समय हमने जातिवाद, प्रांतवाद या अन्य नहीं देखा। हर किसी की सेवा करने का हमने प्रयत्न किया। रही बात सेवा की, तो सेवा परमो धर्म हम सुनते आए हैं और उसी चीज़ पे अमल करते हुए कोरोना के टाइम पे हम भूल गए कि क्या होगा। हमारे भाइयों को बचाना है, हमारे समाज को बचाना है, समाज को हम कैसे सेवा करने चाहिए। और ये जो आपने कहा ट्रेनों से भेजा गया, बस से भेजा गया, तो उसके लिए हकीकत में गुजरात सरकार का मैं आज भी आभार मानता हूँ। क्यों आभार मानता हूँ? क्योंकि गुजरात सरकार ने उस समय एकमात्र अगर किसी पर भरोसा रखा तो हमारे संगठन उत्तर भारतीय विकास परिषद पर भरोसा रखा। विशेषकर गुजरात के पूर्व गृहमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा जी ने जो भी ट्रेन देने की वाली बात आई तो उन्होंने कहा कि आप लिस्ट बनाओ, आप तैयारी करो और हम आपके समाज के लोगों को भेजते हैं। और उसके कारण ही ये सारी सेवाएं संभव हुई और हमने हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को भोजन पैकेट के साथ में उनको उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य राज्यों तक पहुंचाया। यानी आप उनको घर भी भेजते थे, प्लस उनको आपके रास्ते में खाने के लिए भी व्यवस्था करते थे। जी। बहुत ही मतलब आपने, इसके अलावा भी अहमदाबाद में लगभग 16 जगहों पर हमारे भंडारे चले,
भोजन वितरण केंद्र चले, जिसमें दोनों टाइम पे भोजन 14-14 हज़ार, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 1-1 हज़ार, बराबर ऐसे अलग अलग जगह पर लोगों के लिए सुबह शाम का भोजन की व्यवस्था होती थी। और हमारे जो कार्यकर्ता थे, संगठन के पदाधिकारी थे, वो खुद अपनी गाड़ी में लेकर उन लोगों तक बांटने जाते थे। चलिए, ये मतलब कोरोना टाइम पे जब सब अपने घर पे थे, आप अपने जान को दाव पे लगाया। और मैंने सुना कि आपको भी उस समय कोरोना हो गया था। जी जी, कौन बचा, हर किसी को हुआ जी। उसके बाद भी कोरोना से ठीक होने के बाद भी फिर आपने आगे आकर और लोगों की मदद जिनके आशीर्वाद से बचे, उनके आशीर्वाद उनकी सेवा में फिर से लग गए। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है यार। अभी इस पे ही मेरा अगला एक और सवाल आता है कि आप समाज की सेवा कर रहे हैं संगठन के थ्रू, तो आप बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो अनाथ बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं, दत्तक लेते हैं, उनको पढ़ने के लिए नोटबुक देते हैं, फीस भरने के लिए, ड्रेस के लिए आप पैसा देते हैं जी। तो इसके पीछे क्या कारण है कि आप इस क्षेत्र में भी आगे आए? नहीं, कारण सेवा, एकमात्र उद्देश्य सेवा। ये हमने कहा कि समाज का सर्वांगीण विकास हो, तो समाज में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पिता नहीं हैं। तो पैसा ना होने के, तो पिता ना होने से पैसे का अभाव है, पैसा ना होने से उसमें शिक्षा का अभाव होगा। तो पैसे के अभाव से शिक्षा से वंचित न रह जाए, इस उद्देश्य से हम ऐसे अनाथ बच्चों को दत्तक लेते हैं। अनाथ बच्चों को दत्तक लेते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनकी फीस बढ़ते हैं, स्कूल की ड्रेस देते हैं, इस प्रकार की सेवा करते हैं। साथ साथ में ऐसी विधवा बहनें जिनके पति नहीं है, तो उनको जीवन गुजरान करने में बहुत तकलीफें होती हैं, बहुत जगह उनको शोषण का शिकार बनना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी हमने एक आर्थिक स्वर्गीय कमला देवी आर्थिक सहाय योजना शुरू की। उसके अंतर्गत हमको 50 हज़ार से लेकर 5 लाख तक की लोन देते हैं। ये सेवा की काम हमारा उद्देश्य है, बस यही कारण, सेवा ही हमारा कारण है जी। अच्छा, इसमें और मैं आगे जानना चाहूँगा कि ये सब सेवा आप काम करते हो, इसके लिए तो पैसे की जरूरत पड़ती होगी, इसके लिए फंडिंग आपको कहाँ से होती है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने अक्सर देखा होगा कि संगठनों की रचना के पीछे 2 उद्देश्य अक्सर आपने पाए गए हैं, या तो राजनीतिक या आर्थिक लाभ। एकमात्र हमारा संगठन ऐसा है, मैं छाती ठोक के कहता हूं कि किसी भी प्रकार की नाणाकीय आर्थिक उधरानी हम लोग समाज से नहीं करते हैं। कभी भी हमारे संगठन की स्लिपें नहीं बनी है कि कभी हम स्लिप के माध्यम से लोगों से कहते हो कि आप 11,000 दीजिए, 51,000 दीजिए, कि 1 लाख दीजिए, 5 लाख दीजिए। हम किसी भी प्रकार का बाहरी लोगों से या अन्य समाज के धनाढ़ लोगों से फंड नहीं लेते हैं। समाज के जो मुख्य पदाधिकारी, संगठन के मुख्य पदाधिकारी हैं, इस खर्च को वो पदाधिकारी स्वयं, एक गरीब व्यक्ति भी, रिक्शा चलाने वाला भी व्यक्ति भी गरीब बच्चे के लिए 500 रुपया लाता है, तो 500 रुपये नोटबुक वो हम बच्चों को देते हैं। इस प्रकार ये जो खर्च है, इसका जो फंड है, ये हम पदाधिकारी उठाते हैं। समाज से किसी भी प्रकार का चंदा वसूली नहीं करते हैं जी। और जैसे बच्चा पढ़ेगा, समाज का हमारा ग्रोथ होगा, वो हमारे आगे चल के उस सीखेगा कि हाँ, किसी ने मुझे मदद की है, शायद वो बड़ा होकर हम भी हमारे समाज को साथ, समाज का मदद करे, अच्छे मतलब लोगों को सेवा करे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भी हमने एक क्लासेस चलाए थे। पुलिस कांस्टेबल और PSI की जब भर्ती आई, तो गरीब बच्चों के पास पढ़ने के लिए, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं थे, तो हमने 8 महीना फ्री ऑफ चार्जेस उन बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था दी, यही सोचकर कि जब ये बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, जब ये बच्चे सर्विस लगेंगे, तो ये भी आने वाले समय में इनको भी मन में एक विचार आएगा कि समाज ने हमें साथ दिया था, तो समाज में जरूरतमंदों को मुझे भी साथ देना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी इनिशिएटिव है। अभी अगर कोई डोनेट करना, जैसे आपने बता दिया कि हम फंडिंग नहीं लेते हैं, मतलब किसी से मतलब चंदा नहीं लेते हैं, अगर फिर भी कोई चाहता है कि मैं मदद करूं समाज के लोगों को, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए या उनके सर्वांगीण विकास के लिए, तो कोई अगर फंडिंग मतलब डोनेट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? उसका एक सीधा तरीका है। यदि आप कहते हैं कि भाई आप फंडिंग नहीं लेते हो लेकिन हमें मदद करनी है, तो हम आपको समाज के अनाथ बच्चों के मोबाइल नंबर देंगे, हम समाज के अनाथ बच्चों का आपको संपर्क नंबर देंगे, उनका स्कूल का नंबर देंगे, उनका अकाउंट नंबर आप उनसे लो, हम उनको अकाउंट नंबर भी आपको दे देंगे। आप सीधे उन बच्चों को पेमेंट करो। आप क्यों किसी समाज के हाथ में या किसी संगठन के हाथ में या किसी मुखिया के हाथ में पैसा रख कर वो करें? आप स्वयं सेवा करो। इस प्रकार आप डोनेट कर सकते हैं। यानी मुझे अगर डोनेट करना है तो मैं डायरेक्ट, आप मुझे उस बच्चे का डिटेल दे देंगे, मैं उसके खाते में पैसा भेज सकता हूँ। जी सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसी कौन सी विशेष मांग है या विशेष मुद्दा है जो कि आप गुजरात सरकार से असंतुष्ट हैं? जी, एक बहुत अच्छा प्रश्न है और ये लोगों को छूता हुआ प्रश्न है जी। गुजरात में बसने वाले मात्र हिंदी भाषी ही नहीं, उत्तर भारतीय ही नहीं, हर अन्य राज्य से आया हुआ जो व्यक्ति है, उसके लिए यहाँ पर जो आरक्षण की जो व्यवस्था है, उससे पूरा उत्तर भारतीय समाज, पूरा हिंदी भाषी समाज और पूरा पर प्रांतीय समाज 101% असंतुष्ट है। कारण, सबसे पहले बात करें 10% आरक्षण की।
आज हमने देखा कि जातिगत आरक्षण की वाली बात आती है कि SC ST OBC, यदि उनको आरक्षण SC ST को गुजरात में आरक्षण चाहिए तो उनसे कहा जाता है कि आप 1955 के पहले के प्रमाण पत्र लेके आइए। OBC को यदि आरक्षण चाहिए तो उनसे कहा जाता है कि आप 1978 के प्रमाण पत्र लेके आइए। ये चीज से असंतुष्ट थी लोगों को, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनामत में समानता लाने के लिए 10% आरक्षण लेके आए। उन्होंने कहा कि भाई जो आदमी गरीब है उसे आरक्षण मिलना चाहिए, तो सारे समाज जो अनामत से वंचित थे उन समाजों को भी लाभ होगा, ऐसा सोचकर अन्य राज्य के लोगों में खुशी का माहौल था। लेकिन गुजरात सरकार ने एक नियम ऐसा डाल दिया बीच में कि जिससे गुजरात में बसने वाले अन्य राज्य के लोगों के साथ अन्याय हो गया। यदि आपको आर्थिक आरक्षण लेना है तो आपके दादा परदादा का 1978 के पहले का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। तो ये हकीकत में संपूर्ण हिंदी भाषी समाज के साथ, संपूर्ण अन्य राज्य के लोगों के साथ, जिसे परप्रांतीय शब्द गुजरात में बुलाते हैं, उनके साथ सरेसर अन्याय है। क्यों? जब हमारे दादा परदादा 1978 के पहले, आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले आए थे तो यहाँ मजदूरी करते थे। वो कोई सरकारी नौकर नहीं थे कि जिससे उनके पास सरकारी प्रमाण पत्र हो। आज 40 साल पहले हम लोगों का जन्म हुआ, हमारे बच्चे आज 18-18, 20-20 साल के हो गए, आज उनको आरक्षण चाहिए तो बोलते थे आपके दादाजी का लिव इन सर्टिफिकेट लेके आइए या एजुकेशन सर्टिफिकेट लाइए। तो कहाँ से होगा? गुजरात में 80% लोग हिंदी भाषी अन्य राज्य के लोग इससे असंतुष्ट हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि आप अन्य राज्यों की तरह 10 साल डोमिसाइल के आधार पर, हमारी तो मांग डोमिसाइल के आधार कि 10 साल या 10 साल से ज्यादा कोई किसी राज्य में रहता है तो उसे उस राज्य के सारे लाभ मिलने चाहिए। तो डोमिसाइल के आधार पर ही आप सारे के सारे लाभ गुजरात में रहने वाले लोगों को दिए जाए। नंबर 2, एक विषमता ये देखने को मिलती है कि जब सरकार ने नियम बनाया आरक्षण का, आप अनामत में नहीं आते हैं, आप आर्थिक पिछड़े हैं, तो आर्थिक पक्षात होने का यदि आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपका गवर्नमेंट का सर्कुलर है कि आपके दादा या परदादा 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक समय से गुजरात में रहते हैं तो आपको आरक्षण का सर्टिफिकेट मिलेगा। आरक्षण का सर्टिफिकेट आप 15 साल पे दे रहे हो, और जब हम आर्थिक आरक्षण मांगने जा रहे हैं तो आप बोलते 1978 का प्रमाण पत्र लाइए। तो पहले इस विषमता को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका कागज 15 साल बोलता है और दूसरा कागज आपका 40-45 साल बोलता है। यह सुधारना अति आवश्यक है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि आप इसके मुद्दे में पुनः विचार करें और 10 साल के डोमिसाइल के आधार पर सभी लोगों को समानता का अधिकार दें, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या आर्थिक पक्षात हो। सर, अभी अगला मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा, ये जो संगठन है ऐसे कौन से काम कर रही है जिससे कि आने वाले समय में हमारा जो संगठन के जो समाज के लोग हैं वो एकजुट बन सके और रह सके? ऐसे सारे काम इसी उद्देश्य से किए जा रहे हैं कि समाज में एकजुटता बने, हम सब एक हों। आपने देखा कि भैया बचाओ आंदोलन जब शुरू हुआ तब उत्तर भारतीय विकास परिषद एकमात्र ऐसा संगठन का था जो मैदान में आया। मैदान में आने के सरकार का भी विरोध किया, पक्ष का विपक्ष का, और समाज के साथ में सबको खुल के हमने आनंद किया। ये देखकर वो खुद स्वयं एक होंगे। इसके अलावा जहाँ कहीं भी पुलिस स्टेशन से लेकर किसी भी प्रकार का कहीं भी हिंदी भाषी उत्तर भारतीय के ऊपर कोई समस्या आती है, कोई तकलीफ आती है तो उत्तर भारतीय विकास परिषद उनसे कंधे से कंधा मिलाता है। ये देखकर आने वाले लोगों में समाज के अधिकतर लोगों में एक यूनिटी पैदा होती है, नहीं हमारा समाज हमारे लिए कुछ कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से साथ साथ में अभी हमने देखा कि आपको बताया कि हमने आर्थिक सहायता महिलाओं के लिए, आर्थिक सहायता अनाथ बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए फ्री नोटबुक वितरण और इस प्रकार की बहुत सी सेवा की। आने वाले समय में गुजरात में, अहमदाबाद में हमारे प्रदेश सदस्य महेश सिंह कुशवाहा के विशेष सहयोग से उन्होंने 2000 गज जमीन दान दी है और साथ साथ में उन्होंने ये कहा कि भाई हम यहाँ पर एक अच्छा सा हिंदी भाषी भवन निर्माण करें। तो ये जब ये सब निर्माण होगा, जब समाज के गरीब लोगों को सेवा मिलेगी तो सारे गुजरात में रहने वाले लोग एकजुट होंगे। चलिए, बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। और ये जो आपने बताया श्री महेश सिंह कुशवाहा जी, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे कि महेश सिंह कुशवाहा जी गुजरात के एक अच्छे उद्योगपति हैं। गुजरात में वो हिंदी समाज के वीर भामाशाह के रूप में जाने जाते हैं। आज गुजरात का ऐसा कोई समाज नहीं है जो उनके वहाँ से निराश होकर आया हो। विविध समाज जो उनको दान देना, उनको मदद करना, इस प्रकार की सेवा की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक पूरे गुजरात का सम्मानित
और प्रतिष्ठित परिवार कुशवाहा परिवार है, और वो उनके बड़े कुशवाहा परिवार के बड़े पुत्र हैं, और जो हमारे उत्तर भारतीय विकास परिषद का गर्व है, उत्तर भारतीय विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप जो हिंदी भाषी लोगों को जोड़ रहे हैं, तो अभी आपको किस किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, हिंदी भाषी समाज को जोड़ने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसका जवाब ये है कि हमको बाहरी समस्याएं नहीं है। जो समस्या का जो सामना करना पड़ता है वो मुख्य रूप से हमारे समाज के ही लोगों के कुछ समस्याएं स्वयं समस्या के रूप में सामने आते हैं। कारण हर व्यक्ति को आज हिंदी भाषी होने का गर्व महसूस करना है, राजनीतिक क्षेत्र में उसको अपने आप को हिंदी भाषी बता के टिकट लेनी है, लेकिन जब समाज सेवा की बात आती है तब वो राजनीतिक सारे व्यक्ति अपने आप को पार्टी से जोड़ देते हैं। वो समाज अपने आप को समाज का बताने से घबराते हैं कि मैं हिंदी भाषी समझ। जब वो चुनाव आता है तब समीकरण में बैठने के लिए कहते हैं कि भाई मैं भी हिंदी भाषी हूँ। अरे भाई, आप हिंदी भाषी हैं, आप नेता हैं या जो भी हैं, जब आप समाज के होंगे, समाज आपको समर्थन करेगा, तभी आप जीवन में सफल होंगे। इसलिए सबसे पहले तो मैं भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, अन्य दलों के ये जो नेता बने घूम रहे हैं बराबर, लेकिन वो जरूरत पड़ने पर वो समाज के नहीं हो पाते, वो उस समय पार्टी के हो जाते। हमको पटेल समाज से सीखना चाहिए। पटेल समाज गुजरात में एक बहुत ही प्रतिष्ठित समाज है और बहुत मजबूत समाज है। जब समाज की बात आती है तो खोल के कहता है हाँ मैं पटेल हूँ, मैं पाटीदार हूँ। लेकिन ये चीज़ जिस दिन हमारा हिंदी भाषी, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, वो द्वेष भावना मिटा के कहेगा कि हाँ मैं उत्तर भारतीय हूँ, उस दिन हम लोगों का यह आ जाए। नंबर 2, समाज को बैसाखी बनाने वाले लोग। आज से 7 साल पहले जब तक इस संगठन का निर्माण नहीं हुआ था तब तक लोग अपने आप को हिंदी भाषी बताते ही नहीं थे। वो तो गुजरात में जन्म्यो छू, मारे कई लेवड़ देवड़ न थी। अब जब हिंदी भाषी समाज का निर्माण हो गया, सरकार अब हिंदी भाषियों को महत्व देने का शुरू किया, तब वो अपने आप को हिंदी भाषी तो बताता है, लेकिन हम अब जाति में बढ़ते जा रहे हैं। जो जातिगत बंटवारा है, मैं यादव हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं फलाना हूं, मैं राजस्थान का हूं, मैं यूपी का हूं, ये जो बंटवारा है ये हमको बहुत तकलीफ दे रहा है। साथ में किसी को अपने बच्चे को प्रमोट करना है तो उसके लिए समाज का निर्माण करता है, किसी को पैसा का बनाना है तो उसके लिए समाज का निर्माण करता है, किसी को अपना नाम बनाना है तो समाज का निर्माण करता है। ठीक है, आप सब बनाइए, लेकिन जहां समाज की जरूरत पड़े तब आप एक साथ खड़े रहो। ये जो समस्या है ये सबसे बड़ी समस्या है, और इसके लिए दूर करने के लिए मैं सबसे यही अपील करता हूं कि आप कुछ भी करो, किसी को भाजपा में प्रमोट करना है, किसी को कांग्रेस में करना है, किसी को सपा में करना है, किसी को बच्चे को करना है, किसी को खुद को करो, लेकिन समाज की बात आप पहले करो। जिस दिन आप समाज की बात करोगे उसके बाद ही इस उत्तर भारतीय समाज का उत्थान होगा, अन्यथा नहीं। हम सिर्फ झंडे लेते घूमते रहेंगे और बड़ी बड़ी सभा में कुर्सियां बिछाने का ही काम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये बहुत ही दुखद एक मुद्दा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर जो भी वीडियोस देख रहे हैं तो इस बात को समझेंगे और इसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। आप जब भी आप कोई भी पोस्ट पे हो, जैसे सर ने बताया, उसका सॉल्यूशन हमें लाना पड़ेगा, और उसको लाने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, हमें उस बात को समझना पड़ेगा। सर, मुझे आपसे एक आखिरी सवाल है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनको इच्छा होगी हम संगठन के बारे में पता चला, आपके साथ में जुड़ना है, संगठन के साथ जुड़ना है, तो किस तरह से जुड़ सकता है? संगठन के साथ में जुड़ने के लिए आप अपने फेसबुक माध्यम पे, यदि आप फेसबुक पर उत्तर भारतीय विकास परिषद हिंदी में लिखते हैं तो आपको सारे संगठन की एक्टिविटीज़ सब कुछ मिल जाएगा, गूगल से मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप के माध्यम से संगठन से जुड़ सकते हो। एक नंबर है 9925001963। इस नंबर पे यदि आप अपना नाम और पता भेजते हो तो आपको स्वयं संगठन की तरफ से फ़ोन आएगा और आपको उसमें जोड़ दिया जाएगा। संगठन में जुड़ने का किसी भी प्रकार का शुल्क उत्तर भारतीय विकास परिषद नहीं रहता है, इसलिए यदि आप लोग जुड़ना चाहते हो तो तुरंत इस नंबर पर संपर्क करें और संगठन आपका स्वागत करता है। जी, इन्होंने जो नंबर बताया वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और वीडियो डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और संगठन से जुड़ सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया आपके साथ बात करने के लिए, और सर आपने जो भी इंसाइटफुल अपने शेयर किया हमारे साथ में, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका भी खूब खूब आभार।